हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन कम रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों के अब तक के मिले रेस्पॉन्सेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करूँगा जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होंगे। और ये जो की पॉइंट्स है एज ए क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, एज ए की पॉइंट्स, एज ए बुलेट्स, ठीक है, आप मेमोराइज कर सकते हो। चाहे तो आप इन द लास्ट ऑफ वीडियो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो वन बाय वन हम सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो सो मैनी टाइम्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे एम्स के हो, पीजीआई के हो, ईएसआईसी हो, आरआरबी हो, या अदर किसी भी इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम हो, कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर भी, चाहे वो पोस्ट बेसिक के हो, एमएससी के हो, वहाँ पर पूछे गए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आप उस नज़रिए से देख सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे अगर 10 से 15 क्वेश्चन एक बार में देखते तो मानकर चलिए कि वहाँ से मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन, और मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम की अगर अपन बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे पक्के आते हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पढ़े होते। तो यहाँ पर हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटी ऑफ अ टूल टू डिटेक्ट चेंजेस एज दे अकर इज रिलायबिलिटी। यानी कि ऐसे टूल्स जो कि किसी भी तरह का कोई चेंज डिटेक्ट करते हैं वो डिपेंड करते हैं किससे? रिलायबिलिटी पे। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता हम हिंदी में बोलते हैं। और ये रिसर्च का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्टर लेकर चले जिसके बेस पे हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो वो जो टूल, वो जो फैक्टर है जो कि डिटेक्ट करता है किसी भी तरह की रिसर्च के अंदर चेंजेस को, ठीक है, हम उसकी कैपेसिटी को, ठीक है, उसकी कैपेसिटी का जो एक स्केल होता है उसी को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, in addition to conventional treatment, many patients are opting for complementary therapy। एग्जाम्पल ग्रेशिया, योगा, एक्यूपंक्चर, मसाज, आप इसके अंदर म्यूजिक, रीडिंग, बहुत सारी चीज़ें लेकर चल सकते हैं। ठीक है, मतलब एटसेट्रा के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो कि योगा है, जैसे कि ये एक्यूपंक्चर है, मसाज है, इनमें आपको, ठीक है ना, फिजियोथेरेपी, इनके लिए आपको एक ट्रेनर की नीड होती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट की नीड होती है। ठीक है, अब इनको कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो, जैसे कि मैंने लिखा है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल का हिंदी में अर्थ है पारंपरिक, और ट्रीटमेंट यानी उपचार। यानी कि अगर हम यूजुअली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें कि हम जब हॉस्पिटल में होते हैं तो हम हॉस्पिटल में डॉक्टर का प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, और डॉक्टर का प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट लेने के अलावा जैसे किसी पेशेंट को सर्जरी की नीड है तो वो सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, किसी पेशेंट्स को कीमो की नीड होती है तो वो कीमोथेरेपी लेते हैं, किसी को रेडिएशन थेरेपी की नीड होती है तो वो रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, किसी को कॉम्बिनेशन थेरेपी की जरूरत होती है, कंबाइंड थेरेपी की नीड होती है तो वो कंबाइंड थेरेपी लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये यूजुअली हॉस्पिटल सेटिंग्स में यूज में आने वाली, अप्लाई की जाने वाली थेरेपीज है। लेकिन अदर देन, यानी इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो थेरेपीज होती है जो कि पेशेंट्स की रिहेबिलिटेशन में, पेशेंट्स के हेल्थ लेवल को अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए यूज में आती है, उन्हें कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट थेरेपी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। ओके, नेक्स्ट, फ्लूइड डेफिसिट मोस्ट एक्यूरेटली असेस्ड बाय चेंज इन बॉडी वेट। यानी कि ऐसे पेशेंट्स, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा। ठीक है, जिनका हम इनटेक आउटपुट, ठीक है, 24 आवर्स बेसिस पे, ठीक है, मेजर करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, वार्ड्स में, आईसीयू में, ठीक है, या ओटी में, या किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग को आप मानकर चल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर 24 आवर्स में पेशेंट ने कितना इनटेक किया है, थ्रू सॉलिड्स, थ्रू सेमी सॉलिड्स, थ्रू लिक्विड्स, और कितना आउटपुट हुआ है, ठीक है, थ्रू यूरिन, एक्सक्रेटा, एमएसएस, या एनी ड्रेन, ठीक है, या जो भी आप ना बॉडी फ्लूइड का जो एलिमिनेशन का डिवाइस होता है उसके थ्रू, ठीक है ना, चाहे वो चेस्ट ड्रेन ट्यूब भी क्यों ना हो। ठीक है, तो
उसको हम असेस करते हैं बॉडी वेट के थ्रू, ठीक है। तो बॉडी वेट के लिए अब मैंने कहा कि एक एग्जांपल, तो आप मानकर चलिए जैसे कि किसी पेशेंट्स का डायलिसिस होना था, तो डायलिसिस में क्या होता है, बिफोर डायलिसिस पेशेंट का वेट चेक किया जाता है, ठीक है। सपोज किसी पेशेंट का वेट है बिफोर डायलिसिस 49 kg, ओके। तो डायलिसिस होने के बाद में उसकी बॉडी से, डायलिसिस का पर्पस तो आपको पता ही है, यानी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो कि किडनी से फिल्ट्रेट होकर बाहर नहीं एलिमिनेट हो पाते, तो उस कंडीशन में, यानी कि नेचुरल फंक्शन जब किडनी का डिस्टर्ब होता है, तो उस कंडीशन में हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो एक्सटर्नल सपोर्ट होता है डायलिसिस मशीन, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर हम डायलिसिस के बाद में पेशेंट का वेट दोबारा चेक करते हैं, यानी कि डायलिसिस से पहले कितना वेट था और डायलिसिस के बाद में कितना वेट था, इसको हम असेस करना होता है। तो वेट मशीन से पेशेंट को बॉडी का वेट चेक करके ये किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रूव होता है कि हम अगर फ्लूइड डेफिसिट को चेक करना चाहेंगे तो वो बॉडी वेट के अंदर चेंजेस से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ मेटोप्रोलोल पॉइजनिंग, इसका एंटीडोट होता है हाई डोज ऑफ ग्लूकागोन, ठीक है। अब मेटोप्रोलोल, जैसा कि आपको पता है, ये एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है, और इसका इंडिकेशन जो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है, और एट्रियल फिब्रिलेशन, और जो भी मतलब हमारे कार्डियक इमरजेंसी वाली कंडीशन जिसमें हाइपरटेंशन होता है, यानी ब्लड प्रेशर शूट करता है, ठीक है। 120/80 हम नॉर्मल बीपी मानकर चलते हैं, लेकिन जब 140/90 से रेंज धीरे धीरे, हाइपरटेंशन की भी ग्रेड होती है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ठीक है। मतलब हाइपरटेंशन की ग्रेड सेकंड से भी ऊपर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है। और उसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये भी एम्स दिल्ली के वन टाइम आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और तो यहाँ पे मेटोप्रोलोल इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। अब मेटोप्रोलोल इंजेक्शन 1 ml इज इक्वल टू 1 mg, यानी कि ये 5 ml की एम्पूल होती है, और इसे 5 mg को हमें एडमिनिस्टर करना होता है एक बार में बोलस डोज में, ठीक है, ओवर 1 मिनट, ठीक है। लेकिन इसे देने से पहले आपको पेशेंट का ब्लड प्रेशर और पल्स रेट दोनों चेक करनी है, ठीक है। अब ये ओरल रूट से भी दिया जाता है, ठीक है, मेटोप्रोलोल ड्रग जो है टैबलेट फॉर्म में, ठीक है। अब ये 50 mg की भी सप्लाई में आती है, 25 mg की भी आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स ब्लड प्रेशर ये वेराई करता है कि डोज चेंज भी हो सकती है, 50 mg भी हो सकती है, 25 mg भी हो सकती है, 12.5 mg भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटोप्रोलोल पॉइजनिंग का एंटीडोट है ग्लूकागोन, हाई डोज ऑफ ग्लूकागोन, ओके। नेक्स्ट है, आफ्टर इजेक्यूलेशन स्पर्म रिमेन्स अलाइव फॉर 72 आवर्स, ओके, एंड ओवम फॉर 48 आवर्स। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि एक बार में जब स्पर्म इजेक्यूलेट होकर थ्रू वजाइनल ट्रैक्ट यूटेराइन कैविटी में पहुंचता है तो वो 72 आवर्स तक अलाइव रहता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भी जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई या अनसेफ सेक्स हो गया, तो उस कंडीशन में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, जो कि 72 आवर्स के अंदर हमें लेनी होती है, ठीक है। और मार्केट में अनवांटेड 72 एट्सेट्रा नेम से आती है, ठीक है। तो वो इसी पर्पस होती है, क्योंकि स्पर्म की जो वाइब्रेट यानी कि जो अलाइव रहने का टाइम पीरियड होता है वो 72 आवर्स होता है। और वहीं अगर ओवम की बात करें तो ओवम जो है 48 आवर्स तक अलाइव रहता है, ठीक है, ओवुलेशन के बाद में, ओके। नेक्स्ट, डोज ऑफ फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, यानी फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की जो डोज है 0.1 ml होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और इसकी जो नंबर ऑफ डोजेज है वो 2 होती है, एक तो 6 सप्ताह की आयु पर लगाया जाता है और एक 14 वीक्स यानी 14 सप्ताह की आयु पर लगाया जाता है, ठीक है। और अगर इसके रूट की बात करें तो इंट्राडर्मली इसे एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है, राइट अपर आर्म, ठीक है, राइट अपर आर्म में इंट्राडर्मली इसे एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। आप इसे आईपीवी से लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। आईपीवी जो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है वो आईएम और एससी रूट से दी जाती है, ओके। और उसको एडमिनिस्टर करने के लिए भी उसके 3 डोजेस का जो शेड्यूल है, फर्स्ट डोज आप कभी भी लगवाइए, ठीक है, आईएम या एससी रूट से ही लगेगा। सेकेंड डोज जो है उसके 1 या 2 महीने बाद में लगती है, और जो थर्ड डोज है वो सेकेंड डोज के बाद में 6 मंथ्स से लेकर 12 मंथ्स के पीरियड में कभी भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कभी भी आप लगवा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिकल के अंदर, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर, ओके। नेक्स्ट है 5 साइकिल्स ऑफ सीपीआर नीड टू कंप्लीट इन
2 मिनट्स, यानी स्विच करना होता है रोल, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, HCPs को, ठीक है, फॉर CPR। ओके, अब CPR की एक साइकिल होती है 30:2 कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ। जैसे कि आपको पता है कि जब भी पेशेंट ऐसी कंडीशन में हो जाता है जहां पर पेशेंट अनकॉन्शियस हो, या फिर पेशेंट का जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस है, या पेशेंट एकदम से कलेप्स होने की सिचुएशन में आ जाता है, तो हमें CPR देने की नीड होती है। अब CPR देने का भी एक अलग से चैप्टर है, नेक्स्ट टाइम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो CPR के अंदर जब हमें, जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ पर एक साइकिल के अंदर 30 कंप्रेशन होता है, तो हमें कंप्रेशन 100 to 120 पर मिनट के हिसाब से देने होते हैं, ठीक है, और वो 2 मिनट्स के अंदर हमें देने होते हैं 5 साइकिल्स को, ठीक है। और वहीं अगर ब्रीदिंग की बात करें, रेस्क्यू ब्रीदिंग में 10 to 12 रेस्पिरेटरी ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से हमें देनी होती है, ठीक है। तो यहां पर एक अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर CPR देगा तो वो 2 मिनट्स के अंदर अपना रोल स्विच करेगा साथ वाले हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में, ठीक है। तो ये हुआ CPR का स्विच का टाइम पीरियड। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ साइट फॉर सेंट्रल वीनस कैथेटर, जो सेंट्रल लाइन एडमिनिस्टर की जाती है। अब सेंट्रल लाइन की भी शॉर्ट में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी शेयर कर लेते हैं। सेंट्रल वीनस कैथेटर यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर वीनस एक्सिस यानी कैनुला, ठीक है, या फिर वेसेक्टोम जो वेनिपंक्चर वगैरह है, इजीली नहीं हो पाता है, ओबीस पेशेंट्स होता है, ठीक है, इजीली फाइंड आउट नहीं होती है, तो उन केसेस के अंदर हमें और मल्टीपल मतलब ड्रग्स भी देनी होती है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी वाली ड्रग्स भी देनी होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो ड्रग्स देनी है, और जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स भी है, जिनमें आप आइनोट्रोप्स भी शामिल कर सकते हैं, लाइक डोब्यूटामाइन, डोपामाइन, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। और इसके अलावा ICU सेटिंग्स के अंदर है तो कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स भी चलती है, कुछ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी चलते हैं, ठीक है, लाइक फेंटानिल एट्सेट्रा। तो उनको एडमिनिस्टर करने के लिए हमें, जब इतनी सारी ड्रग्स होती है और उन्हें हमें एडमिनिस्टर करना होता है एक प्रॉपर फ्लो रेट पे, तो इन्फ्यूजन पंप और सिरिंज पंप यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। और सेंट्रल वीनस एक्सेस यहाँ में सेंट्रल वीनस कैथेटर यूज़ में लेना होता है, सेंट्रल वीनस एक्सेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें इन्फ्यूज़न रेट से, फ्लो रेट सेट करके उन ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी पेशेंट के अंदर सेंट्रल वीनस एक्सेस की बात करें तो उसकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो होती है IJV, यानी इंटरनल जगनर वेन, ओके। वही अगर सेकंड चॉइस की बात करें तो वो होती है सबक्लेवियन वेन, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि सेंट्रल वीनस कैथेटर हमें इंसर्ट करना हो, या फिर हमें पेशेंट के बॉडी के अंदर हमें लगाना है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो चॉइस ऑफ साइट होगी वो कौन सी होगी? IJV, इंटरनल जगुलर वेन, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको इसका पूरा डेटा है, आपको इंटरनेशनल सॉन्डर्स बुक्स जो है, ठीक है, मॉसबी है, ठीक है, जो कि आपको वैलिड डेटा एंड रिलायबल डेटा प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आपको पूरा विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमें यहाँ पे जानने लायक है, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू, टेमीफ्लू, ठीक है। टेमीफ्लू ब्रांड नेम है, ठीक है। ओसेल्टामिविर जो जेनेरिक नेम है वो यहाँ पर हमें जानना है, और इसको हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ठीक है। हमें पेशेंट को दिलानी होती है मेडिसिन, तो 75 mg पर ओरल, ठीक है, पर ओस या पर ओरल, ठीक है। ओस यानी ओपनिंग, हमें बाय माउथ OD डोज के तौर पर 75 mg की टेमीफ्लू देनी होती है। अब यहाँ पे मैंने साथ में लास्ट में लिखा है 100 to 200 ml, ये है वाटर की अमाउंट। देखिए ओरल मेडिकेशंस, देखिए ये भी एक मतलब नर्सिंग केयर प्लान के तौर पे या एक नर्सिंग की पॉइंट के तौर पे आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब भी हमें ओरल मेडिकेशन देनी होती है तो एटलीस्ट 100 ml ऑफ वाटर तो देना ही देना है, और मैक्सिमम 200 ml वाटर तो देना ही देना है। रीज़न इसका ये है कि जो एब्सॉर्प्शन का जो मैकेनिकल एक्शन है वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, और थ्रू ईसोफेगस धीरे 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 जब स्टमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, जाकि स्मॉल इंटेस्टाइन के मैक्सिमम फ्लूइड का एब्सॉर्प्शन होता है, वहाँ पे तक पहुँचते पहुँचते बॉडी के अंदर जो ड्रग का इफेक्ट दिखाना होता है उसके लिए हमें साथ में उसको एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करने के लिए 100 ml to 200 ml वाटर भी देना आवश्यक है, ठीक है। तभी वो पेशेंट की बॉडी में प्रॉपर वे में इफेक्ट दिखाएगी, पेशेंट की बॉडी के अंदर ड्रग की इफेक्टिवनेस शो होगी, ओके। नेक्स्ट है
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, देखिए किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन अगर वहां पर जैसे कि 120 ml पर मिनट, ठीक है, अगर इस तरह से आंसर मतलब ऑप्शन हो तो आपको ये चूज करना, या फिर 180 लीटर पर डे, ठीक है, मतलब दोनों ही ऑप्शन ध्यान रखने। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो कि हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करता है, ठीक है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनके अंदर ग्लोमेरुलाई जो होते हैं वो एक दिन के अंदर या पर मिनट के अंदर कितना एक्सक्रेटा को फिल्टर करके बॉडी से आउट करने और जो रेस्ट ऑफ द फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर वापस भेजने में कितना जो मतलब अमाउंट है वो फिल्टर करते हैं, उसकी रेंज हमें पता होनी चाहिए, उसकी अमाउंट हमें पता चाहिए, उसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, 120 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। ओके, नेक्स्ट है 2 months बेबी सोशल स्माइल डेवलप। ओके, ये एक माइलस्टोन है और ये भी क्वेश्चन एम्स दिल्ली या अदर एम्स के अंदर या ईएसआईसी वगैरह के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर जो सोशल स्माइल है वो कौन सी एज पे डेवलप होती है, तो 2 months इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये एक सोशल माइलस्टोन है, ठीक है। वैसे तो ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, ठीक है, और सोशल है, ठीक है, और भी बहुत सारे हमें माइलस्टोन्स पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपके लिए याद रखने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट स्प्लिंगनेक्टोमी पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन वुड बी गिवन। ओके, यानी कि पीसीवी वैक्सीन को हमें पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी देना होता है, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक वैक्सीन का नाम पूछ लिया जाता है। अब ये इसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। देखिए स्प्लीन जो है, ओके, हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ एग्जिस्ट होता है, कहाँ एग्जिस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जस्ट बिहाइंड द स्टमक, ओके, और ऊपर की तरफ, और इसके जस्ट ऊपर होता है डायफ्राम, ठीक है, और डायफ्राम को अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल ऑर्गन के हिसाब से तो वहां पर इन्फेक्शन के इन्वेजन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो और न्यूमोनिया भी क्रिएट कर सकता है और भी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उस कॉम्प्लिकेशन को, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हमें पीसीवी वैक्सीन यानी न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन है वो एडमिनिस्टर करनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन पेपर, किसी एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, ठीक है, वो आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है ऐसे सोचना नहीं है, ठीक है, बैठकर सोचते रहने से नहीं है, ठीक है। किस्मत अगर बदलती है तो मेहनत से बदलती है, बैठकर अगर सोचते रहे कि हाँ यार हमने तो एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि अगर हम सिर्फ ये सोचे कि यार हमने तो फॉर्म भर दिया है, हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, हमने ये मतलब पढ़ना है, मुझे मेरा 24 आवर्स का रूटीन ऐसे सेट करना है, मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये मतलब मुझे टेक्स्ट बुक है मुझे प्रिफर करनी है, ये मुझे सिलेबस कवर करना है इतने टाइम पीरियड में, बस अगर आप इतनी ही अपनी एक ड्यूटी यानी इतिश्री कर लेते, समाप्ति कर लेते, तो आपका इतने से कुछ नहीं होने वाला। आपने जो भी सोचा है वो आइडिया आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, और उस इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर वे में करना है, इफेक्टिव वे में करना है। आपको भी पता चलना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो साइंटिफिक वे में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या फिर सिर्फ रटन तू यानी सिर्फ रट रहे हो आप, ठीक है। रटने से कोई चीज़ आपको शॉर्ट टर्म के लिए याद रह जाएगी, लेकिन आपको लंबे पीरियड के लिए याद नहीं रहेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। मैंने जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर नर्सिंग की डेफिनेशन हम मेरे ट्यूटर ने मुझे पढ़ाई थी, तो मुझे आज वो बाय वर्ड याद है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि वो चीज़ मैंने पढ़ी थी उस समय, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आईसीएन, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ अ नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और रिकवरी that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू द आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के अकॉर्डिंग ये नर्सिंग की डेफिनेशन है। तो ये अगर 3 से 4 लाइन की लाइन मतलब डेफिनेशन है, अगर मुझे मेमोराइज हो सकती है, ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है,
कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सिर्फ अपने प्लान्स को सेट नहीं करना है, आपको अपने प्लान्स को प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट भी करना है। और जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको असेस भी, इवेल्युएट भी करना है। ओके, आपको इवेल्युएट करना है कि आपने जो भी एक्शन लिया है, ठीक है, फॉर योर स्टडी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी, आप जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपको फ्रूटफुल है या नहीं है, आपको रिजल्ट दे रहा है या नहीं है, या फिर आप सिर्फ वेग एफर्ट यानी सिर्फ व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो। नहीं, आपको इवेल्यूएशन भी करना है, ठीक है, ताकि आपके अपने खुद के सेल्फ इवेल्यूएशन के बेस पे आपको पता चल पाएगा कि यस, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो एक राइट डायरेक्शन के अंदर है, और उसी के बाद में आप आगे और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज ए की पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।